हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेचुरल ब्यूटी में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों आइए बीएड फर्स्ट ईयर का हम लोग पेपर 3 जो होता है टीचिंग एंड लर्निंग या टीचिंग बोल सकते हैं, उसका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम की दृष्टि से ये सब चीज़ें, कोई भी थ्योरम है, मान के चलिए कि पिछले क्लास में मैं आप लोग को बताया था अंतर्दृष्टि या सूच का सिद्धांत बताया था, ठीक है। अब आइए वाइगोत्स्की के सिद्धांत की विवेचना करें। ये क्वेश्चन है, आप डिस्कस द वाइगोत्स्की थ्योरी। तो ये सब चीज़ें आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है, सिर्फ बीएड के लिए ही नहीं बल्कि आप लोग को सीटेट या कोई भी टीईटी का एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें ये काम आएंगे, ठीक है। देखिए वाइगोत्स्की क्या है, मतलब कि इस सिद्धांत की विवेचना करें। इनका जो कहनाम था कि एक किस पे बल देते हैं, भाषा पे। पहले क्या आता है, पहले भाषा आता है, उसके बाद क्या आता है, ज्ञान या संज्ञान होता है, ठीक है। जीन पियाजे का उल्टा आप लोग को जीन पियाजे का भी थ्योरी बता चुका हूँ, जाकर देख लीजिएगा आप लोग प्लेलिस्ट में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों में वाइगोत्स्की, इनका जन्म मतलब कि 19 नवंबर 1896 से लेकर ये कब तक जिंदा रहे थे, 11 जून 1934, ठीक है। मतलब कि करीब कितना, 1896 से 1934, ये 38 वर्ष की ईयर में क्या हो गए थे, ये दुनिया छोड़ दिए थे, ठीक है। देखिए संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने वाले सिद्धांतों में वाइगोत्स्की 1896 से 1934 का सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण एक प्रतिष्ठित सिद्धांत माना जाता है, ठीक है। इनके दृष्टिकोण से प्रभावित होकर अनेक शोधकर्ताओं ने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को समझने तथा स्पष्ट करने का प्रयास किया। वाइगोत्स्की ने 1920 से 1930 के बीच काफ़ी शोध कार्य किए, मतलब कि बहुत सारे प्रयोग किए। इसी अवधि में क्या थे, जीन पियाजे का सिद्धांत भी क्या ले रहा है, मूर्त रूप ले रहा था, ठीक है। उस समय जीन पियाजे भी क्या कर रहे थे, अपना थ्योरी को विकसित कर रहे थे, ठीक है। दुर्भाग्य से इस रूसी विकासात्मक वैज्ञानिक, वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूस के थे। कहाँ के थे, रूस के। रूसी विकासात्मक वैज्ञानिक की 38 वर्ष की ही आयु में क्या हो गया, मृत्यु हो गया था। फिर भी उनकी विचार आज भी शोध के लिए प्रेरणात्मक बना हुआ है। उनका मत रहा है कि, अब क्या क्या मत रहा है देख लेते हैं। पहला कहता है कि संज्ञानात्मक विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में घटित होता है तथा उससे प्रभावित होता है। मतलब कि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो हमेशा कहाँ पे होता है, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में क्या होता है, घटित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, बच्चों में अधिकांश महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशलों का विकास माता पिता, शिक्षक तथा अन्य लोगों के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया पर निर्भर होता है, ठीक है। तो बच्चों में जो भी संज्ञानात्मक ज्ञान, मतलब कि संज्ञान का मतलब क्या होगा, ज्ञान। तो ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक बोले कोई दिक्कत नहीं है। संज्ञानात्मक लिखने से थोड़ा सा लगता है कि ये स्टैंडर्ड टाइप का लिख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों में अधिकांश जो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक कौशलों का जो विकास होता है वो या तो माता पिता या शिक्षक या फिर अन्य जो लोग हो गए, जैसे फ्रेंड वगैरह हो गए या फिर पास पड़ोस हो गए, इन सब से क्या होता है, अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है। अतः वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए। परिप्रेक्ष्य यानी कि उसके संदर्भ में करनी चाहिए, ठीक है। संज्ञानात्मक विकास की संज्ञा उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश या परिप्रेक्ष्य में करनी चाहिए, ठीक है। बालकों को चिंतन आदि में इसी कारण के चलते असमानता प्रदर्शित होती है। किसी बालक का समाजीकरण जिस सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में हुआ रहता है उसी के अनुरूप उसमें भाव, विचार या दृष्टिकोण एवं मानसिक क्षमताओं का विकास होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मान के चलिए कि कोई एक क्या बोलते हैं, अपने सब धर्म का क्या होता है, मतलब कि अलग अलग उनको मानना है, ठीक है। तो कोई कहते हैं कि नहीं, सपोज कीजिए आप लोग का हिंदू या फिर मुस्लिम या सिख या ईसाई या फिर जो भी है, वो लोग अपने बच्चे को मतलब कि सांस्कृतिक रूप से अपने को
अलग मतलब की नॉलेज देते हैं। और सारे जो भी है धर्म वो सब क्या करते हैं, तो उनमें बच्चों में क्या होता है, भाव, विचार और दृष्टिकोण और मानसिक क्षमताओं का विकास उनमें भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, जिस तरह से उनका सामाजिक मतलब सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य होता है, उसी तरह से उनका क्या होता है, मेंटली और जो भी है इमोशनली ये सब विचारें उनके आते हैं। ठीक है, वाइगोत्स्की का ये कहना था। उनके अनुसार यदि किसी के संज्ञान यानी कि ज्ञान का अध्ययन उसके परिवेश से अलग करके भी क्या होता है, उनके अनुसार यदि किसी के संज्ञान या फिर ज्ञान का अध्ययन उसके परिवेश से अलग करके भी किया जाए तो उसके विश्वास, मूल्य एवं बौद्धिक चिंतन का उस पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं के कारण लोगों के संज्ञान में किसी में भी असमानता आती है, क्योंकि संज्ञान का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में ही होता है। इसके विपरीत पियाजे का मत था कि संज्ञानात्मक विकास को के प्रतिमान यानी कि रूप या छाप। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास के प्रतिमान सार्वभौमिक स्तर पर प्रदर्शित होते हैं। ये किनका कहना था, जीन पियाजे का। सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं का असमान प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है, असमान प्रभाव नहीं पड़ता है, परंतु यदि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे की तुलना की जाए तो अंतर प्राप्त होता है। मतलब जो अभी बताया कि सभी मतलब कि जो भी है रिलीजन या फिर अपने अपने संस्कृति को क्या करता है कि बढ़ावा देता है। ठीक है, तो उसमें मानसिक रूप से या फिर उनके विचार, जो भी बच्चे लोग का विचार होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अंतर प्राप्त होता है। इसे वाइगोत्स्की का सिद्धांत अधिक व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक प्रतीत होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम वाइगोत्स्की के सिद्धांत के प्रमुख संप्रत्यय, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी क्या क्या है। वाइगोत्स्की ने अपने संज्ञानात्मक विकास में मुख्यतः कितने 4 परस्पर संबंधित अंतःक्रिया स्तरों का उल्लेख किया है। कितने 4 परस्पर संबंधित अंतःक्रिया का उल्लेख किया है, क्या स्तरों का उल्लेख किया है। ठीक है, ये कारक बालक के परिवेश से संबंधित है, जिससे वह सीखने एवं अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्राप्त करता है। ठीक है, पहला है सूक्ष्म वृत्तीय। क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कि संज्ञानात्मक विकास के जो वाइगोत्स्की का था वो मुख्यतः कितने अंतःक्रिया स्तरों का उल्लेख किया गया है, तो मुख्यतः 4। ठीक है, वो पहला है आपका सूक्ष्म वृत्तीय विकास, जिसको बोलते हैं माइक्रोजेनेटिक डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास की अवधि में यह वह लघुकालिक अवधि है, मतलब कि क्षणिक अवधि है, जिसमें बच्चे किसी समस्या के समाधान में अपने विचार या उपागम या तकनीक को बदलते रहते हैं। उपागम यानी कि नियम, विधि। ठीक है, क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसे हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि लघु अवधि में बालकों के चिंतन, समस्या समाधान या विचार में जो परिवर्तन प्रदर्शित होता है उसे क्या कहते हैं, सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहा जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पूछ लिया जाता है डायरेक्ट कि सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहाँ पे किसे बोल सकते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा कि लघु अवधि में बालकों की चिंतन, समस्या समाधान या विचार में परिवर्तित प्रदर्शित होता है उसे ही क्या बोलते हैं, सूक्ष्म वृत्तीय विकास कहा जाता है। उदाहरण के तौर पे देखिए क्या है, मान लें कि किसी बच्चे को जोड़ना या घटाने का कार्य कुछ सप्ताह तक दिया जाता है। ऐसे जोड़ना या घटाने का कार्य लगभग 2 माह तक होता है, 2 माह तक चलता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए किसी बच्चे को जोड़ने या घटाने का कार्य कुछ सप्ताह तक दिया जाता है, मतलब लगभग 8 सप्ताह तक। इस अवधि में उसके समाधान व्यवहार में जो परिवर्तन प्रदर्शित होगा उसका प्रेक्षण मतलब कि देखकर उसके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण कर सकते हैं या जान सकते हैं। ठीक है, सेकंड है व्यक्तिवृत्तीय विकास। सेकंड क्या है, व्यक्तिवृत्तीय विकास, जिसको बोलते हैं ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट। व्यक्ति की पूरी जीवन अवधि में जो विकासात्मक परिवर्तन होते रहते हैं उसे व्यक्तिवृत्तीय विकास कहा जाता है। विकास को समझने का यह उपागम मतलब विधि या नियम बोल सकते हैं, व्यक्ति में जीवन पर्यंत मतलब लाइफ टाइम जीवन पर्यंत होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन या फिर विश्लेषण पर बल देता है, ताकि विकास के बारे में ठोस निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा सके। व्यक्तिवृत्तीय विकास जो होता है ये लाइफ टाइम चलते रहता है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट है आप लोग का जाति वृत्तीय मतलब विकास। कहते हैं फिलोजेनेटिक डेवलपमेंट। फिलोजेनेटिक डेवलपमेंट जो होता है, फिलोजेनेटिक डेवलपमेंट विकास के अध्ययन का यह वह उपागम है जिसमें विकासात्मक परिवर्तन का मापक तथा विश्लेषण विकासवादी दृष्टि से किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो विकासवादी दृष्टि से किया जाता है। जैसे मानव विकास का विश्लेषण अतीत के सैकड़ों या हजारों की अवधि को ध्यान में रख कर करना। ठीक है। उपयुक्त दृष्टिकोण को प्रयुक्त करने के पीछे वाइगोत्स्की का तर्क यह रहा कि मानव विकास के अतीत के बारे में सही या व्यापक जानकारी हो जाती है तो इससे वर्तमान में मानव विकास को समझने में काफ़ी सहायता प्राप्त होती है। अर्थात समय के साथ साथ मानव विकास में कैसे परिवर्तन होता गया। ठीक है, ये था आप लोग का क्या, जाति वृत्तीय विकास। ठीक है, नेक्स्ट आइए सामाजिक ऐतिहासिक विकास, सोशल हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ये चौथा है, लास्ट है इसका। देखिए इस दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि हमें व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास के समझने के लिए संस्कृति, मूल्य, मानक एवं तकनीकी परिवर्तनों में हुए बदलाव को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, वाइगोत्स्की का यही वह दृष्टिकोण है जिसको आज के शोधकर्ता संज्ञानात्मक विकास के व्याख्या में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि क्या क्या स्पष्ट कर सकते हैं हम लोग। पहला कह सकते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में उसके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की अहम भूमिका है। मतलब कि बालक के जो भी संज्ञानात्मक विकास होता है उसके में अहम रोल कौन निभाता है? तो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश अहम रोल निभाता है। ठीक है, मतलब कि समाज में जैसा मतलब कि जैसे लोगों के साथ रहता है वैसे उसका दिमाग मतलब कि विचार आता है, वैसे थॉट्स आते हैं। ठीक है, सेकंड कह सकते हैं कि यह विकास शून्य में नहीं घटित होता है। क्या होता है? शून्य में नहीं घटित होता है। मतलब कि जहाँ पे कुछ है ही नहीं, अकेले हैं, तो ये क्या होगा, बच्चे में क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास का डेवलपमेंट होगा ही नहीं। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास होगा ही नहीं, तो शून्य में ये घटित नहीं हो सकता है। ये वाइगोत्स्की का कहना था। थर्ड कह सकते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियाँ अलग अलग तरह की होती है, इसी कारण संज्ञानात्मक विकास में भी असमानता प्रदर्शित होती है। ठीक है, जैसा कि बताया था कि हर एक रिलीजन या फिर हर एक जो भी है जिस परिस्थिति में रहता है वो उसका अलग अलग मतलब कि उसका विचार, थॉट से सब आते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक विकास समाज तथा संस्कृति के संदर्भ में होता है। क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास जो होता है समाज तथा संस्कृति के संदर्भ में होता है। इसमें सार्वभौमिक समानता की कल्पना करना उचित नहीं है। सार्वभौमिक समानता की कल्पना कौन किए थे? तो जीन पियाजे किए करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए, उपयुक्त विवेचन के पश्चात वाइगोत्स्की के सिद्धांत के संबंध में कुछ प्रमुख पक्षों का विश्लेषण कर लेना अति आवश्यक है ताकि उनके सिद्धांत और भी स्पष्ट तथा व्यवहारिक स्तर पर समझा जा सकता है। ठीक है, तो आइए क्या क्या है कुछ पक्ष देख लेते हैं, उनका विश्लेषण कर लेते हैं। पहला कह सकते हैं बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण। बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण क्या है? वाइगोत्स्की का मत है कि प्रत्येक बच्चे में जन्म के समय केवल प्रारंभिक मानसिक क्षमताएं ही प्रदर्शित होती हैं, परंतु सामाजिक अधिगम एवं समाजीकरण के परिणाम स्वरूप उनकी इस क्षमता में क्या होता है? वृद्धि होती है और उनमें चिंतन तथा समस्या समाधान की योग्यता में वृद्धि उत्तरोत्तर मतलब कि आगे की ओर होती जाती है। ऐसा ही क्या होता है? वृद्धि होता जाता है उनके। ठीक है, तो प्रत्येक संस्कृति में प्रत्येक संस्कृति में समस्याओं के समाधान हेतु बच्चों को अपने अपने ढंग से प्रेरित किया जाता है। इस प्रकार उनकी अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। प्रारंभ में बच्चे अक्षर या अंक लिख पाते हैं, परंतु अधिगम के परिणाम स्वरूप वही कार्य आगे चलकर सरलता से कर लेते हैं। बच्चे समस्याओं के समाधान में अन्य महत्वपूर्ण लोगों से अंतःक्रिया करके जो विधियां या उपाय सीखते हैं उन्हें वाइगोत्स्की के क्या कहते हैं? बौद्धिक अनुकूलन का नाम दिया जाता है। ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है? बौद्धिक अनुकूलन का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये सबको नोट कीजिए और अपने
कॉपी में मतलब कि थोड़ा सा पढ़िए, फिर से दोबारा पढ़िए तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आइए, अतः बालकों को अपने परिवेश से जो जानकारी, प्रशिक्षण या फिर मूल्य, विचार, समझ प्राप्त होती है, वे उसके ही आधार पर समस्याओं का क्या करता है, समाधान करने का प्रयास करते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। चूंकि वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास में परिवेश को क्या क्या आधार बताया है, मतलब कि जैसा परिवेश रहेगा वैसा ही ज्ञान होगा। ये किनका कहना था, वाइगोत्स्की महोदय का कहना था, ठीक है। अब देखिए क्या किया है, या परिवेश को आधार बताया। अतः उनका कहना है कि बचपना अवस्था में बच्चे को उपलब्ध परिवेश तथा उसमें रहने वाले प्रमुख या महत्वपूर्ण सदस्यों के का उसके विकास पर क्या पड़ता है, स्वाभाविक, मतलब कि प्रभाव पड़ना क्या है, स्वाभाविक है। जैसे बड़े बड़े लोग करेंगे वैसे वो सीखेगा, ठीक है। समीपस्थ विकास क्षेत्र का अर्थ है कि ऐसे अनेक जटिल कार्य हो सकते हैं जिन्हें बच्चे अकेले नहीं कर पाते हैं, परंतु यदि उन्हें अनेक लोगों या निर्देशकों से सहायता प्राप्त हो जाए तो उसे क्या संपन्न कर लेते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि साइकिल चलाना नहीं आ रहा है, किन्हीं को क्या करना नहीं आ रहा है, साइकिल चलाना नहीं आ रहा है कोई बच्चा को, ठीक है। तो ये अकेले तो सीख नहीं सकता है। तो सपोज कीजिए कि या तो अपने गार्जियन, मम्मी पापा भाई बहन जो भी है उनकी सहायता से मदद लेता है, मतलब कि मदद लेता है और वो साइकिल चलाना सीखता है, या फिर कोई भी फ्रेंड सर्किल है तो फ्रेंड्स की मदद लेता है और ये चलाना सीखता है, ठीक है। उपयुक्त स्थिति को सामाजिक सहयोग कहा गया। इसके लिए अधिक से अधिक सक्षम एवं योग्य निर्देशकों की सहायता ली जा सकती है। अब जिनको साइकिल चलाना नहीं आता है वो क्या सिखाएंगे दूसरे को, ठीक है। या फिर जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा है वो दूसरे को क्या सिखाएंगे। तो ये क्या है कि सक्षम या योग्य निर्देशकों की सहायता ली जा सकती है, ठीक है। बच्चे में अधिक से अधिक सक्षम और योग्य निर्देशकों की सहायता ली जा सकती है। इसे ही क्या बोलते हैं, स्कैप फोल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। एक स्कैप फोल्डिंग आप लोग को क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं सीटेड वगैरह में, तो इसको ध्यान में रखें कि स्कैप फोल्डिंग बोलते किसे हैं, ठीक है। मतलब कि क्षणिक क्या होता है कि बच्चा को मतलब कि साइकिल चलाने के लिए सीख रहा है तो इसको थोड़ा सा मतलब कि हेल्प की ज़रूरत होती है, तो वही हेल्प क्या कहलाता है, स्कैप फोल्डिंग कहलाता है। देखिए यह उपागम संज्ञानात्मक योग्यता के विकास की गति में वृद्धि करता है। जैसे मान लें कि एक बच्चा किसी समस्या समाधान करना चाहता है, मतलब किसी समस्या का समाधान करना चाहता है परंतु कर नहीं पाता है। यदि उसके माता पिता या फिर कोई भी मतलब कि भाई बहन या फिर और भी फ्रेंड्स वगैरह की सहायता मिल जाए तो उससे समाधान वह क्या करता है, कर सकता है। परंतु यदि किसी बालक में कौशल अधिक हो तो उनको क्या होता है, सहयोग की आवश्यकता भी नहीं पड़ता है और वो खुद ही कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बौद्धिक अनुकूलन के उपकरण, सॉरी समीपस्थ क्षेत्र था, क्या था, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, दूसरा नंबर। अब आइए तीसरा, निर्देशित सहभागिता, गाइडेड पार्टिसिपेशन। क्या है, संज्ञानात्मक योग्यता को प्रोत्साहित करने में निर्देशित सहभागिता भी काफ़ी लाभकारी हैं। निर्देशित सहभागिता भी काफ़ी लाभकारी हैं। इसका अर्थ प्रौढ़ों एवं बच्चों के बीच होने वाली उस अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन से है जिसमें बच्चे अपने वरिष्ठ मतलब कि अपने से जो बड़े लोगों से संस्कृति प्रासंगिक कार्यों में क्या करते हैं, सहभागिता करते हैं, ठीक है, इंटररिएक्शन करते हैं, या उनके व्यवहार का प्रेक्षण मतलब कि देखते हैं उनके व्यवहार कैसा है, मतलब कि कैसे वो व्यवहार करते हैं। इससे उनके संज्ञान को निश्चित स्वरूप मिलता है। उसी तरह से क्या होता है, उनके ज्ञान बढ़ता विकसित होता है, ठीक है। निर्देशित सहभागिता एक प्रकार का क्या है, अनौपचारिक प्रशिक्षण है। निर्देशित जो सहभागिता है एक प्रकार का अनौपचारिक प्रशिक्षण है। इसके परिणाम स्वरूप संज्ञानात्मक विकास की गति काफ़ी बढ़ जाती है। अतः इस प्रकार के अवसर बच्चे के बौद्धिक कुशलता बढ़ाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह अनेक दृष्टिकोण से लाभकारी होता है। जैसे देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे पहला कि बच्चों की सीखने की क्षमता क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा है कह सकते हैं कि उनके स्मरण या फिर संप्रेषण की योग्यताओं में क्या होता है, वृद्धि होता है।
तीसरा कह सकते हैं संप्रेषण, मतलब कि कोई भी कम्युनिकेशन, किसी से बातचीत करने का ढंग या फिर उसमें क्या होता है, वृद्धि होता है। तीसरा कह सकते हैं कि बच्चों को स्वयं को समझने में सहायता मिलता है। बच्चे को क्या होता है, स्वयं को, खुद को समझने में सहायता मिलता है। बच्चे को मतलब कि आत्म के विकास पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से परिचित होने का अवसर प्राप्त होता है। बच्चे को अपने क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से क्या होता है, परिचित होने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि वे परिवार तथा समाज के लिए क्या होता है, उपयोगी जीवन मूल्यों को सीखते हैं। क्या करते हैं बच्चे लोग, परिवार तथा समाज के लिए उपयोगी जीवन मूल्यों को सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि उनमें सामाजिक एकता की भावना विकसित होती है। मतलब कि सामाजिक एकता की क्या होता है, भावना विकसित हो सकता है उसको। ठीक है। तो ये थी निर्देशित सहभागिता, मतलब कि गाइडेड पार्टिसिपेशन जो था। अब देखिए, एक होता है औपचारिक प्रशिक्षण और एक होता है अनौपचारिक प्रशिक्षण। अब औपचारिक प्रशिक्षण में क्या होगा, औपचारिक प्रशिक्षण में कह सकते हैं कि निश्चित समय पर निश्चित कार्य इत्यादि नहीं कर पाना, उसी को क्या कहते हैं, अनौपचारिक प्रशिक्षण का में आता है। जैसे घर में सीख गए, या समाज में, या रेलवे स्टेशन, या गिरजाघर, या फिर जहाँ पे भी सीखते हैं उसको क्या बोला जाता है आप लोग को, अनौपचारिक, मतलब कि इनफॉर्मल जो होता है, इनफॉर्मल हो जाता है। ठीक है। तो वो होता है अनौपचारिक प्रशिक्षण। मतलब कि कुछ भी सीखते हैं, विद्यालय या स्कूल या क्लास या ट्यूशन जो भी है, इन सबों में ना सीख कर अदर, मतलब कि समाज के परिवेश में रह कर सीखते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनौपचारिक प्रशिक्षण बोलते हैं। लेकिन प्रशिक्षण या शिक्षा बोल सकते हैं। और एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, मतलब कि जिसमें क्या होता है, क्लास में या फिर विद्यालय ट्यूशन में सीखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, औपचारिक प्रशिक्षण, या फिर बोल सकते हैं औपचारिक शिक्षा। ठीक है। तो दोस्तों ये थी वाइगोत्स्की की, क्या था, वाइगोत्स्की की सिद्धांत। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और देखिए, इसमें क्या था, निष्कर्ष आप लोग जरूर लिखिएगा खुद से, निष्कर्ष लास्ट में। ठीक है, 4 या 5 लाइन के। ठीक है। अपना व्यक्तित्व कुछ दीजिएगा, मतलब कि अपना जो भी है अपने तरफ से कुछ दीजिएगा, और इस सिद्धांत से मतलब क्या समझे वो दीजिएगा थोड़ा सा 2 लाइन में। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।